अच्छा, अब यहाँ से हमारा जो सफ़र है कोर्स का, यहाँ से वो शुरू होता है। चैप्टर ऑब्वियसली एक वो ट्रेडिशनल हमारा तरीका है कि अब चैप्टर्स में बांटते हैं चीज़ों को उन्हें समझने की गर्ज से। आपका पहला चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन के नाम से दिया गया ताकि आपको इन सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन मिल जाए। इंट्रोडक्शन के नाम से जो टॉपिक आपके पास है वो है कॉमन फीचर्स ऑफ वर्ल्ड लीगल सिस्टम। अब तक हमने ये समझा कि दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में लोग अलग अलग कानूनी निज़ाम चला रहे हैं। उसने आपसे इस टॉपिक में ये पूछा कि वो जितने भी कानूनी निज़ाम है वो जो जो चला रहा है उनमें कुछ चीज़ें तो मुश्तरक होंगी ना, कि ये फलां जो चीज़ है ये फलां में भी है, इसने भी है, इसने भी है, इसने भी, ये सब में कॉमन है। ऐसी जो कॉमन चीज़ें वो डिस्कस करें। अब ये जो टॉपिक है इसको वो शुरू करता है आपके सामने। फॉर एग्जांपल ये टॉपिक आ गया, उसमें जो पहली बात वो लिखता है कि भाई सबसे पहले तो ये समझ ले कि व्हाट इज लॉ। जिनके पास वो हैं वो उन पीडीएफ या नोट से देखते रहें, जिनके पास नहीं है वो सिर्फ समझते जाएं, फिर ये बाद में वीडियो देख के वो उससे रिलेट कर लेंगे, हाँ, या फिर फोन ले लें। थैंक यू सो मच भाई, आपने उनको वो है सपोर्ट भी किया। व्हाट इज लॉ इन जनरल सेंस। सबसे पहली बात हमारे लिए आसानी हो जाएगी जब समझ लेंगे कि लॉ है क्या। लॉ है इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स, उसूलों का एक निज़ाम है बेसिकली। क्रिएटेड जिससे बनाया गया, एंड एनफोर्स्ड और उसे लागू किया गया, नाफिज किया गया थ्रू सोशल या तो मुआशरे की तरफ से और गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस या हुकूमती इदारों की तरफ से। उसूलों का एक ऐसा निज़ाम अपने रियासत को चलाने के लिए, लोगों को चलाने के लिए कुछ उसूल बना दिए गए और फिर उन उसूलों को लागू कर दिया गया, या मुआशरे ने खुद अज खुद लागू कर लिया या फिर हुकूमत ने लागू कर दिया। ठीक, किस वजह से लागू कर दिया? टू रेगुलेट बिहेवियर, बिहेवियर्स को रेगुलेट करने के लिए। इंसान बुनियादी तौर पर मफाद परस्त है, हमें अपने मफाद की ही सोच रहती है। मेरा फायदा हो जाए, बाकी भाड़ में जाए, मैं उससे ये भी छीन लूं, मैं उससे वो भी छीन लूं, मैं ये भी खा जाऊं, मैं वो भी खा जाऊं, सारी दुनिया जाए जहां जाना है। अच्छा, मफादात जो है ना, हम लोग ये समझ नहीं पाते कि इतनी बुरी चीज नहीं है। मफादात का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन जहां वो मफादात किसी दूसरे के मफादात से टकराने लगे तो फिर वहां पर कोई रोक होनी चाहिए उसूलों का कोई निज़ाम होना चाहिए, कोई लाइन ड्रॉ की जानी चाहिए। ठीक है, कि जिससे हम अपने उन मफादात को हासिल करने के लिए दूसरों के मफादात में दखल अंदाजी बेजा ना करने लगे। ठीक, उस निज़ाम का नाम लॉ है। वो या तो मुआशरा खुद बनाकर अपने ऊपर लागू कर ले, इतना अच्छा मुआशरा हो, वैसे इनडायरेक्टली तो खुद ही हम नाफिज करते हैं, जैसा कि हमने पिछली बार पढ़ा था, लॉ बाय द पीपल फॉर द पीपल, या हुकूमत की तरफ से लागू हो जाए। रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, वो डिफरेंट नौयत की रेस्ट्रिक्शन हो सकती है। ठीक है, जो कि हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करें, हमें कहें कि हौसला, किसी और को भी सांस लेने दो। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स सोसाइटीज वैल्यूज। बड़ी अहम बात यह है कि सोसाइटी, किसी भी मुआशरे की जो इकदार है ना, उनकी अक्कासी करता है उस मुआशरे का लॉ। अब इस बात की मिसाल ऑल्दो बड़ी शर्मनाक है
कि अमूमन आपने देखा होगा बाहर हमारे पानी के जो कूलरों के साथ जंजीर बंधी हुई होती है, ग्लास। यानी यार हम ऐसे लोग हैं, एक बाजार से गुजरने वाला इंसान ये सोच सकता है कि कोई बाहर से कोई आए किसी दूसरे मुल्क से, तो वो कहे कि यार जो इन्हें पानी पिलाता है ये उसका ग्लास भी जाते हुए साथ ले जाते हैं, इस बेचारे को साथ में जंजीर बांधी। हमारे मुआशरे की अक्कासी है। इसी तरह किसी रियासत, किसी मुल्क के जो लॉज हैं, उस मुआशरे के लोगों के जज्बात और उनकी सोच और उनकी फिक्र की अक्कासी कि किस तरह कैसे क्राइम्स ये लोग करते हैं, तो ऐसे लॉज की जरूरत पड़ी। प्रोटेक्ट्स राइट्स, दूसरा काम लॉ का ये है कि वो आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, आपके माबैन पैदा होने वाले तनाजात, उनका हल निकालता है। ठीक है, आप लड़ पड़े को प्रॉपर्टी पर या किसी भी वजह से, अब उसका हल क्या है, उसका तरीका ये है, लॉ बताएगा। एंड मेंटेन्स ऑर्डर, और नज़्म ज़ब्त कायम रखने में अपना अहम किरदार अदा करता है। ठीक, फॉर लॉ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग लॉ बिगिंस विद ग्रास्पिंग इट्स डेफिनेशंस, पर्पसेस एंड क्लासिफिकेशंस। आपके लिए ये ज़रूरी है, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, आपको डेफिनेशंस का पता होना चाहिए और इसकी जो बुनियादी मकासद हैं उनके हवाले से आपको खबर होनी चाहिए, और कितनी क्लासिफिकेशंस हैं वो सबसे पहले समझ लें। अब डेफिनेशंस के हवाले से वो बताता है कि मुख्तलिफ मुफक्किरीन ने, जो ज्यूरिस्ट्स थे, जो पुराने लोग थे, उनमें हार्ट था, ऑस्टिन था, सालमंड था, उन्होंने अपनी अपनी कुछ डेफिनेशंस बताई आपको लॉ के हवाले से। ऑस्टिन ये कहता है कि लॉ इज अ कमांड, मुझे बड़ी अपील करती है ये डेफिनेशन, एक हुक्म है, एक इकाई है, एक डायरेक्टिव है, कमांड है। किसकी तरफ से? हर किसी की तरफ से नहीं, जो सॉवरन की तरफ से हो, बाय अ सॉवरन। लॉ इज अ कमांड इशूड बाय अ सॉवरन बैक्ड बाय सैंक्शंस। तीन चीजें उसने बताई। लॉ, सबसे पहली बात, ये एक कमांड होनी चाहिए, भाई ये करो, बात खत्म। कौन दे? सॉवरन, जो कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम सिर्फ अल्लाह ताला की जात, मुक्तदर आला, उसकी जात के सिवा और कोई नहीं। हम लोग जो करते हैं उसी की दी हुई ताकतों में से कुछ कुछ इस्तेमाल करते हैं जो उसने हमें तौफीक दी, और उसी को याद रख के ही इस्तेमाल करना चाहिए, उसी के निज़ाम के अकॉर्डिंग ही इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी मर्जियाँ, शोखियाँ, ये वो नहीं करना चाहिए। ब्रिटिश कोई है, तहजीब है, या कोई और लोग हैं, वो अपने हिसाब से उन्होंने सॉवरन, जैसे उन्होंने क्राउन को, आप ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अगले सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे, उन्होंने क्राउन को सॉवरन माना हुआ है अलामती तौर पर, वैसे उनकी पार्लियामेंट सॉवरन है। ठीक, इसी तरह अमेरिका वालों ने प्रेसिडेंट को सॉवरन माना हुआ है। तो जो किसी ने सॉवरन माना हो उसकी तरफ से दी गई कमांड लॉ है। लेकिन तीसरा इंग्रेडिएंट ये है कि बैक्ड बाय सैंक्शंस, लोग उसे तस्लीम भी कर, हाँ मानते हैं हम इस हुक्म को। अगर लोग तस्लीम नहीं कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, और हम अपनी किए जा रहे हैं, अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लॉ नहीं है अकॉर्डिंग टू ऑस्टन। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट्स होना लाजिम है अगर किसी चीज को आपने लॉ कहना है। क्लियर होगी बात? पक्का? गुड। इसी तरह HLA हार्ट जो है वो ये बताता है कि लॉ इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स, उसूलों का एक निज़ाम है अकॉर्डिंग टू हार्ट, इंक्लूडिंग प्राइमरी रूल्स, जिसमें दो किस्म की चीजें हैं, प्राइमरी रूल्स भी हैं एंड सेकेंडरी रूल्स भी हैं। प्राइमरी रूल्स यानी ऑब्लिगेशन, सीधी सीधी सी बात, भाई आपका ये फर्ज है, आपने ये करना है। और जो सेकेंडरी रूल है, हाउ लॉज आर क्रिएटेड एंड चेंज, ये कानून जो आपको दिया जा रहा है ये किस तरह से बनाया जाएगा और किस तरह इसकी इंप्लीमेंटेशन, इसका सारा प्रोसीजर। हार्ट ये कहता है कि इन दोनों चीजों के मुरक्कब का, कॉम्बिनेशन का नाम लॉ है। सालमन एक बहुत बड़ा नाम है।
वो पिछली क्लास में ना हमारी एक स्टूडेंट थी, वो ये कहती हैं कि सर आप, अगर सालमन बड़ा नाम है तो आपने ऑस्टिन की जो डेफिनेशन है उसको क्यों अच्छा समझा। मैंने उन्हें ये कहा कि बस मुझे अपील किया, जैसे जॉन डन कोई बड़ा नाम नहीं है, शेक्सपियर शेक्सपियर बड़ा नाम है, मुझे शेक्सपियर अच्छा नहीं लगता, मुझे जॉन डन अच्छा लगता है। तो इसी तरह आपको हो सकता है सालमंड अच्छा लगे, उसकी बातें अच्छी लगे, हार्ट की बातें अच्छी लगे, मुझे ऑस्टिन की अच्छी लगी, ये वाली बात हो सकता है अगली कोई बात मुझे इसकी बुरी लग जाए। हाँ अच्छा, आपको हार्ट की अच्छी, हाँ वेरी गुड, तो ये हमारी अपनी अपनी चॉइस है। अच्छा, सालमंड बड़ा नाम इस वजह से है कि आप आने वाला जो एक ज्यूरिस्प्रूडेंस आपका सब्जेक्ट है ना, ज्यूरिस्प्रूडेंस, ज्यूरिस कहते हैं लॉ को, प्रूडेंस कहते हैं अक्ल, दानिश, फहम, इल्म, यानी लॉ का इल्म, वो एक सब्जेक्ट है आपका आने वाले सेमेस्टर्स में। उस पर इसका बड़ा आप वर्क देखेंगे जो आपके कोर्स में भी शामिल है, इसमें भी शामिल है आपके। तो सालमन के अकॉर्डिंग लॉ की डेफिनेशन ये है कि लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स, ऐसे उसूलों की एक बॉडी है, रिकग्नाइज्ड एंड अप्लाइड, जिसको मान ले एंड अप्लाई कर ले कौन, बाय द स्टेट, आपकी रियासत। ठीक, इन द एडमिन, किस लिए उसको मान ले और अप्लाई कर ले, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, आप लोगों को इंसाफ की फराहमी के लिए उसूलों का एक निज़ाम जो आपकी रियासत आपके हाथ में दे दे, वो लॉ कहलाता है। ये भी अच्छी बात है, ठीक है। तो सालमन ने ये, लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स recognized एंड अप्लाइड बाय द स्टेट। दूसरी बात, सबसे पहली बात कि उसूलों की एक बॉडी है, कौन सी बॉडी, रिकग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट, जो कि आपकी रियासत रिकग्नाइज कर ले, हाँ मानते हैं, एंड अप्लाई कर दे और फिर आप पर लागू कर दे, वो बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स। किस लिए नाफिज कर दे, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, आपको इंसाफ की फराहमी। ठीक, क्लियर हो गई ये बात, पक्का। हाँ, ऑस्टिन ने बड़ी वो जामे और, हाँ बिल्कुल ठीक, इसी वो जो सॉवरन की उसमें प्रेजेंस है ना, मुझे उसी वजह से ना वो अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल ठीक। लेकिन बहरहाल सॉवरन की इस डेफिनेशन को माना ज्यादा गया, वो आगे चल के आप समझेंगे कि क्यों माना गया। लेकिन बहरहाल हमने अब इन तीन स्कूल्स ऑफ थॉट को हमने पढ़ा, क्लियर हो गई बात, पक्का। फिर सोच लो। अब वो ये कहता है कि पर्पसेस ऑफ लॉ क्या है। पहली बात, एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स, कुछ मयार कायम कर देना। यहां ये वो लकीर है भाई, यहां तक, यहां पर इसी लकीर पर सब कुछ चलना है। जैसा कि बड़े छोटे के लिए वो, यानी अमीर गरीब के लिए सेम होगा, वो एक मयार बन गया। अब ये बात अहम नहीं रह गई कि फलां कौन है, क्या किया, अगर वो इस डेफिनेशन में आता है तो इस तरह से लॉ उसको अप्लाई, वो मयार बना देना, ये पहला मकसद है लॉ का। मेंटेन ऑर्डर, नज़्म ज़ब्त कायम करना। रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, आपके जो तनाज़ात पैदा हो जाते हैं, मसले हो जाते हैं, उनको रिजॉल्व करना, उनको हल करना। प्रोटेक्ट लिबर्टीज एंड राइट्स, आपकी आज़ादी और आपके हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देना। बट सोर्सेज ऑफ लॉ, ये आता कहाँ से है, कहाँ से निकाल के लिए आते हो लॉ। अंडरस्टैंडिंग वेयर लॉ कम, अच्छा अब उसने ये जो नीचे बताए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जब आइन कॉन्स्टिट्यूशन हमने पिछली उसमें क्लास में डिस्कस किया था, जो लोग थे वो, अच्छा जी, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब चूंकि वो आउटर, वो आपको एक पैमाना दे दिया उसने, अब उसके अंदर अंदर रहकर, ठीक, तो वहां से आप लॉज, आउटलाइंस गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल राइट्स, जैसा कि आपका द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 8 से 28 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, आप ये कर सकते हैं, आपको खामखा आप आज़ादी को सल्ब नहीं किया जाएगा, आपको ये राइट भी हासिल है, ये राइट, कुछ राइट्स की वो बात करता है, वो भी हम किसी दिन पढ़ेंगे। तो
वो राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा जी, दूसरा सोर्स ऑफ लॉ स्टेच्यूटरी लॉ, जो हमने डिस्कस किया था कि अब वो स्टेच्यूट बन गया, लॉ पास बाय लेजिस्लेचर, वो जो आपने पार्लियामेंट में लॉ बनवाया था वो आपका स्टेच्यूट, वो बिल पास हुआ। गुड। कॉमन लॉ क्या था भला ये? कॉमन लॉ, कॉमन लॉ, लॉ की एक काइंड हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, कॉमन लॉ क्या थी वो? याद नहीं है लेकिन की थी। वेरी गुड, जज बेस्ड लॉ। चलो अच्छी बात है, माशाल्लाह। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। आपकी जो रेगुलेटरी एजेंसीज होती है ना, जैसे टीएमए है, जैसे फौज है, यूं समझें आपकी, उनके अपने प्रोसीजर्स को रन करने के लिए ना, उन्हें रेगुलेट करने के लिए भी लॉज बनाए जाते हैं। आपकी एजेंसीज जो हैं, रेगुलेटरी एजेंसी, जो आपका मुल्क चला रहे हैं लोग, किसी ना किसी फॉर्म में उनको रेगुलेट करने के लिए भी कुछ लॉज बनाए जाते हैं, वो रेगुलेटरी लॉज। ठीक है, ये भी आप, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज कहलाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक पूरा आप वो भी पढ़ेंगे, पूरा एक सब्जेक्ट है, हो सकता है आपके आए इसमें भी। वैसे जो पिछले वाले जो हैं आपसे सीनियर्स जो हैं आपके कॉलेज के, वो तो पढ़ रहे हैं। अच्छा, फिर इंटरनेशनल लॉ है, इज अकॉर्डिंग टू माई ओन ओपिनियन इज द वीकेस्ट फॉर्म ऑफ लॉ। आपकी हो सकता है ओपिनियन फिर मुझसे डिफर करे, आपको राइट है, लेकिन जो ये इंटरनेशनल लॉ है, जिसमें वो ये लिखता है ट्रीटीज जो हैं वो डिफरेंट नेशंस की, बिटवीन डिफरेंट नेशंस, कि आप भी एक रियासत है, मैं भी एक रियासत हूँ। हमने कहा यार, फॉर एग्जांपल एक्सट्रेडिशन लॉज के नाम से एक वो है कि फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि मेरे इख्तियारी जो आपके मुल्क में आएंगे आप मुझे दे दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा, ये एक ट्रीटी हो गई। अच्छा, अब इंटरनेशनल लॉ को मैं वीकेस्ट फॉर्म ऑफ लॉ इस वजह से, एक तो टेक्निकली कि ऑस्टिन की उस डेफिनेशन पर ही पूरे नहीं आते, या सालमंड की भी डेफिनेशन पर पूरे नहीं आते। कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई सॉवरन नहीं, कौन मनवाएगा? मैं ना मानूं कैसे मनवा लोगे? ठीक, फलस्तीन में हमारे बंदे मर रहे हैं, किसने आके उन्हें पूछा? इसराइल अपनी मर्जियां किए जा रहा है, तो मैं इस लॉ को लॉ मानता ही नहीं। ठीक है, लेकिन हो सकता है इसकी डेफिनेशंस में आप लोगों के सामने कोई वाइस वर्सा कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि नहीं सर, आप आके कहें कि सर ये वो वजह है कि जिस वजह से इंटरनेशनल लॉ को लॉ मानना चाहिए, तो मैं मान लूँ, मुझे मनवा लो आप। ठीक। फिर रिलीजियस लॉज है। अच्छा जी, इन सम jurisdictions लॉज डिराइव्ड फ्रॉम रिलीजियस टेक्स्ट, जैसा कि आप कुरान से, हदीस से आप लेते हैं। यहूदी जो हैं वो हलाखा, जो हमने डिस्कस किया था, यहूदियों का जो रिलीजियस लॉ है हलाखा कहलाता है। क्रिश्चियनिटी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो क्रिश्चियंस हमारे हैं, वो उनका जो लॉ है रिलीजियस लॉ, वो कैनन लॉ कहलाता है, और आपका इस्लामिक लॉ शरिया कहलाती है। ये बेसिकली रिलीजियस टेक्स्ट से आता है, जैसा कि आप कुरान और हदीस से निकालते हैं, वो अपनी दीनी बुक से निकालते हैं। क्लियर हो गया? पक्का? उसके अकॉर्डिंग सोर्सेज ऑफ लॉ ये थे। अच्छा, उसके बाद वो ये कहता है द मेन सोर्सेज ऑफ लॉ इन वर्ल्ड लीगल सिस्टम्स इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशंस, लेजिस्लेशन, जुडिशियल डिसीजंस, कस्टम्स, रवायात से भी लोग लॉ निकाल लेते हैं, एंड रिलीजियस टेक्स्ट। These vary across civil, common, customary and religious legal traditions, जैसी traditions वैसा law, जो कि हमने पहले डिस्कस किया। अच्छा, here is a detailed breakdown of the primary sources of law across global legal systems. Constitution, अब ये वो चीजें हैं जो उन्हीं चीजों को वो डिटेल से डिस्कस करता जाएगा जो आपने अभी तक पढ़ ली। जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसने कहा कि सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट वही बात है, लेजिस्लेशन में उसने वही बात, वो जो पार्लियामेंट से आपने लॉ बनवाया था, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स में आपने वही जो केस लॉ था,
जो कॉमन लॉ की बुनियाद है। रिलीजियस लॉ में जो आपकी दीनी तालीमात हैं, आपने आपकी दीनी किताबें हैं वहाँ से निकाल लिया आपने, शरिया है, कैनन लॉ है, हलाखा है या कोई और। छठा जो है जो हमने पिछली बार पढ़ा था कि पाकिस्तान में रहते हुए आप हाइब्रिड लीगल सिस्टम को एंजॉय करते हैं। आपने बहुत सारे लोगों, जैसा कि हमने वो कपड़ों की मिसाल दी थी कि कोट कहीं का है, शर्ट कहीं की है, टाई कहीं की है, जूता कहीं का है। हाइब्रिड और मिक्स लीगल सिस्टम जो इसकी छठी हेडिंग है, लीगल सिस्टम्स कंबाइनिंग एलिमेंट्स फ्रॉम मल्टीपल ट्रेडिशंस, एक से ज्यादा ट्रेडिशन से ले रहे हैं आप। एग्जांपल्स, पाकिस्तान में इस्लामिक लॉ भी है, कॉमन लॉ भी है। इंडिया में कॉमन लॉ भी है, कस्टमरी लॉ भी है। इंडिया वाले वो अपनी कस्टम्स को ना बड़ा वो फॉलो करते हैं अपने फैसलों में भी, इवन अदालती फैसलों में। एक AIR के नाम से ऑल इंडियन रिव्यू एक बुक है, वो मैंने बड़ी पता किया है। जैसे ही वो मुझे मिलेगी ना, मेरी ख्वाहिश है कि किसी दिन हम वो बैठ के पढ़ें। वो कोई ये बॉर्डर इश्यूज की वजह से ना वो आ नहीं पा रही, तो कहीं से पता करेंगे वो भी ना, इंशाल्लाह एक आध बुक मंगवा के ना वो भी हम पढ़ा करेंगे। फिर इसराइल में सिविल लॉ भी है, रिलीजियस लॉ भी है। इसराइल वाले बड़े रिलीजियस हैं। ठीक, अच्छा जी। फिर ये उसने एक टेबल दिया नीचे और उसमें वो बता रहा है लीगल ट्रेडिशन कौन सी है, उसका की सोर्स ऑफ लॉ कौन सा है और किस किस कंट्री में लागू होता है। सिविल लॉ का जो की सोर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टैट्यूट्स हैं और कोड्स हैं। वो जो लीगल कोड्स हमने लिखवा लिए थे, वहां से सिविल लॉ निकलता है। और किन किन कंट्रीज में, फ्रांस, जर्मनी और जापान लागू है। कोई बात नहीं, कंट्रीज नहीं है, कोई बात नहीं। आप ना इस वीडियो को जब दोबारा देखेंगे तो वो भी आपकी उस वक्त आपके सामने डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो भी आप देख लीजिएगा। हो सकता है बुक में हो, या ये तो आपके जो ग्रुप्स में शेयर्ड है इसमें तो होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैं वो भी चेक कर लूँगा। हाँ, आप नोट करते जाए। सिविल लॉ का की सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टैट्यूट्स हैं और कोड्स हैं। और ममालिक जहां जहां ये लागू है वो फ्रांस, जर्मनी और जापान, ये तीन मिसालें दी उसने। एक टेबल की फॉर्म में ना, 3 कॉलम्स का एक टेबल उसने दिया हुआ। और जापान। इसी तरह वो जो कॉमन लॉ जो प्रेसिडेंट बेस्ड है, जज मेड है, वो कहां से, जुडिशियल प्रेसिडेंट और स्टैट्यूट्स में आपको दिखेगा। और ममालिक हैं UK, USA, इंडिया, पाकिस्तान। UK, USA, इंडिया और पाकिस्तान। अच्छा, फिर कस्टमरी लॉ है। कस्टम्स कहते हैं रवायात को। कस्टमरी लॉ है, ट्रेडिशंस से निकला है, नॉर्म्स से निकला है। जैसा कि घाना और नाइजीरिया में लागू है। घाना और नाइजीरिया, कंट्रीज है। नाइजीरिया, NIGERIA। कस्टमरी लॉ है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं नहीं, अच्छा ये हेलमेट वाला, इसके मैं आगे में सच्ची बात है। मुझे हालांकि ना खुद बड़ा शदीद तकलीफ से गुजरना पड़ा। 5,000 का मुझे ना अगले दिन फाइन हुआ रात को। आप- पहले मुझे एक सीट बेल्ट पे हुआ था, वो 500 था। मैंने कहा कोई नहीं, कोई नहीं, खैर ऑल दो 500 भी भाई बड़ी अमाउंट है। फिर मुझे 5,000 ठोक दिया उन्होंने। वो सिर्फ ना थोड़ा सा ना हम वो रॉन्ग साइड पे जा रहे थे। यकीन करें कि मुझे अच्छा लगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए रॉन्ग साइड पे।
ठीक है, तो आइंदा मैं हो गया भाई, बिल्कुल ठीक हो रहा है। हुजूर मैं ये समझता हूँ एडवोकेट को पहले होना चाहिए। ये वीडियो से हो सकता है मुझसे कोई नाराज हो जाए, लेकिन ये है कि कोई उसमें वो नहीं होना चाहिए, हमारे लिए कर रहे हैं अच्छी। देखो कोई जब रॉन्ग साइड से आ रहा होता है कितना बुरा लगता है, फिर वो बंदा प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट करता है। तो मैं इस बात पे खुश हूँ, और अल्लाह ताला जो है वो उसमें बरकत पैदा फरमाए। हेलमेट पे भी होना चाहिए, हमारी जान की हिफाजत है। अच्छा जी, फिर रिलीजियस लॉ है। सेक्रेट टेक्स्ट हैं रिलीजियस स्कॉलर्स की तरफ से ये दिया जाता है, वो इसके मेन सोर्सेज हैं, जैसा कि सऊदी अरेबिया, ईरान और वेटिकन सिटी। सऊदी अरेबिया, ईरान और वेटिकन सिटी, ये मेरा ख्याल है क्रिश्चियनिटी का वो बड़ा एक गढ़ है। यही बात है, हाइब्रिड करते हैं, लेकिन शरीयत पर उस तरह से नफाज किसी भी मुल्क में नहीं है। वो भी उस पर भी बहुत सारी वैसे डिबेट जो है वो अभी होनी है। वालेकुम सलाम सर। सर कोई बात नहीं, मैं सर अभी आपको बताता हूँ। अल्लाह खैर करे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मिक्स सिस्टम, वो जो आपका मिल्क शेक बना हुआ होता है, जैसा कि कम्बिनेशन ऑफ अबव है, जो कि पाकिस्तान में, इसराइल में और साउथ अफ्रीका में है। पाकिस्तान, इसराइल और साउथ अफ्रीका। ठीक, ब्रांचेस ऑफ लॉ। वो जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पहला मेन जो सिविल लॉ था, फिर उसको हमने डिफरेंट शाखों में बांट दिया, जिसमें दो बुनियादी मेन शाखें हमने डिस्कस की थी। कौन कौन सी? सिविल और क्रिमिनल। अब और भी शाखें निकली उससे, ऑल दो बेसिक कॉन्सेप्ट वही सिविल और क्रिमिनल का रहा, लेकिन उसकी और भी शाखें हैं। वो शाखें वो यहाँ पे हमें बता रहा है। क्रिमिनल लॉ जो कि डील्स विद ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, सिविल लॉ था, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कि गवर्न्स द स्ट्रक्चर एंड पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है जो अभी हमने पढ़ा, जो रेगुलेट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को, फैमिली लॉज है जिसमें हमारे खानदानी निज़ाम, और कॉन्ट्रैक्ट लॉ है जो हमारे जो मुआहदात हम करते हैं उसको डील करता है। ओए होए होए, टॉर्ट लॉ है एक, पिछली पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। गुड। अच्छा, एक टॉर्ट लॉ है जो एड्रेसेस सिविल रॉन्ग्स एंड कंपनसेशंस। प्रॉपर्टी लॉ है, रेगुलेट्स ओनरशिप एंड यूज ऑफ प्रॉपर्टी। टॉर्ट लॉ का मुझे नहीं पता यार ये क्या। नहीं छोड़ना नहीं है, पढ़ना मजाक कर रहा हूँ। टॉर्ट लॉ इस वजह से मुश्किल है, या आप लोगों ने वो उस क्लास में भी एक सवाल आया था टॉर्ट्स पर, मैंने कहा था ये आगे चल के बताएं। आपने एक दायरा खींचा क्रिमिनल लॉज का, एक दायरा खींचा सिविल लॉज का, यूं करके ना आपने दायरे खींचे दो जो ओवरलैप कर गए। ये देखिए, ये जो बीच का एक फर्क है ना, ये जो एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए, ये टॉर्च। अब मेरा ये टॉर्च नहीं है, आप ये समझो कुछ लाइबिलिटीज है मुझ पर। आपको ये समझाना इस वजह से मुश्किल होता है, मुझे भी समझाना ये इस वजह से मेरे टीचर्स के लिए मुश्किल रहा होगा कि ये इसकी प्रैक्टिस नहीं है। लोग इस हम समझते वो हैं जो कुछ ना कुछ देखा हुआ हो। जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैं ये कहता हूँ ये जैसे हमने हेलमेट की बात की है, जैसे हमने 302 की बात की है, जैसे फलाम, वो देखे हुए हैं, ये देखा हुआ ही नहीं है। चीज का एक हमारे ना सेमिनार हुआ बार में, उसमें उन्होंने ये कहा कि यार बात ये है कि अब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक बंदा आकर, सुबह हमारा एग्जाम है और उस बंदे का ये हक नहीं है कि वो हमें तंग करे, परेशान करे, वो आके यहाँ पे ढोल बजाने लग जाता है, तो ध्यान उसकी तरफ चला गया हमारा, वो रात निकल गई हमारी। उस बंदे पर ये लायबिलिटी थी कि वो बंदा बनता।
एक हमने केस पढ़ा ब्रिटिश कोर्ट्स का था शायद वो, कि एक एक्सीडेंट हुआ रोड पर, उसकी वजह से ना कुछ ब्लड रोड पर आ गया। उस ब्लड को साफ करना रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की, वो पुलिस है, वो रेस्क्यू है, जो भी है। उन्होंने नहीं किया जो उनकी लाइबिलिटी थी। वहां से खातून गुजरती है जो कि प्रेग्नेंट थी। अब जब खातून प्रेग्नेंट होती है तो उस पर कुछ खास किस्म के असरात होते हैं, वो साइकोलॉजिकल हों, फिजिकल हों। उस ब्लड को देखने की वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है। ठीक है। अब हमारे यहाँ पर कौन मानेगा कि यार इसकी जिम्मेदारी वो उस पर थी, वो जिन्होंने उसको फौरन से वाइप आउट करना था और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नेग्लिजेंस की, तो उन पर यह कंपनसेशन जरूर बनती है कि किसी न किसी हद तक वो लोग रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने टॉट कमिट किया। अब ना तो हम उन्हें लटका सकते हैं, हमें मोटी मोटी बातों की समझ आती है, हमारे माशरे ने जो हमें दिया है ना। मैं जब लॉयर बना तो मैंने एक ना वो दरख्वास्त लिखी, एक गार्बेज लॉ था, वो उसमें ना कि आपको ना कि कूड़ा, ठीक है ठीक है, कूड़ा किस तरह से आपको डिस्पोज ऑफ करना है, जलाना नहीं है, कूड़ा जलाना जुर्म है। आपको ये पता कितना जुल्म है। हम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैं और हमें ये बताया ही नहीं गया। कूड़ा जलाने का मतलब यह है कि मेरे डस्टबिन में जो पड़ा हुआ है ना, मैं आपको पकड़ूं जबरदस्ती और आपके नाक और मुंह में वो ठूंस दूं। देखो कैसा जुल्म है ना। आपका कानून इस बात को मानता है, आइडेंटिफाई करता है, इस पर लॉ है कि ऐसा नहीं करना, क्योंकि वही धुएं की शक्ल में आपके अंदर जा रहा है, तो ये जुर्म है। मुझे एलर्जी थी तो मैं वो ना एक मैंने लॉ को सर्च किया, नया नया वकील बना था, उस वक्त जोश जज्बा ज़रा ज़्यादा होता है, बाद में फिर हम ठंडे हो जाते हैं। तो मैंने एक दरख्वास्त लिखी और वो दरख्वास्त मैं जब ले जाकर उसको फाइल करने लगा तो सेशन जज साहब की अदालत के बाहर जमेदार कूड़ा इकट्ठा करके उसे आग लगा रहा था। मैंने चुप करके ना उसी कूड़े के ढेर में उस दरख्वास्त को फाड़ कर फेंक दिया कि ये समझाना भाई मेरे बस में नहीं। ठीक है। इस तरह के जो आपके राइट्स है ना, बेसिकली ये जो आप लोग बाहर बाहर की बात नहीं करते, वो लोग समझते हैं राइट्स को। चीज मैकडोनल्ड पर शायद एक केस हुआ था कि एक उसने कहा उनके कंज्यूमर ने कि जितनी चीज की मिकदार इसमें लिखी गई है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी नहीं है। उन्होंने लेबोरेटरी में चेक करवाया और पता नहीं कितने हजार या लाख डॉलर जो है वो मैकडोनल्ड्स ने कंपनसेट किया उस अपनी गलती पर। ठीक है। इस वजह से ये बात समझाना, ये जो टॉर्च वाली बात है, जरा थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बहरहाल हमारे ये पूरा सब्जेक्ट है और आएगा। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने ये सवाल पूछा। ठीक है, अब क्लियर हो गया। सिर्फ टॉर्च पढ़ते हुए बस जहन में वो नहीं लाना कि ये तो हमने कभी नहीं देखा, हमने नहीं देखा भाई, वो हमारी गलती है। ठीक है, लेकिन है जरूर लॉ है, शनाख्त करता है, आपके राइट्स को मानता है। लॉ मेकिंग प्रोसेस के बारे में वो बताता है कि लॉ स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड हाउ लॉज आर मेड, कैसे लॉ बनाया जाता है। ऑल्दो हम इसका एक ब्रीफ व्यू ले चुके हैं। प्रपोजल आता है, अ बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेचर, उसी पार्लियामेंट में जनाब ये लॉ बना दें, ये मेरी तरफ से प्रपोजल है। फिर उस पर डिबेट एंड अमेंडमेंट, उसको बातें की जाती हैं उस पर, डिस्कस्ड एंड मॉडिफाइड, हाँ यार ये चीज़ है, ये इस तरह से बनाओ, ये इस तरह से अमेंड कर दो तो ये ठीक है, ये चीज़ इसमें नामुनासिब है, ये चीज़ मजीद ऐड करो, इस तरह की ना अमेंडमेंट्स उसमें आप कर सकते हैं उन डिबेट्स में। फिर अप्रूव्ड, पास बाय मेजोरिटी वोट्स, टू थर्ड फॉर एग्जांपल मेजोरिटी है तो आपकी 100 बंदा है तो उसमें से आपने अगर 66 बंदा ले लिया तो मिसाल तो वो अप्रूव्ड हो गया। फिर इनेक्टमेंट, फिर उसको आप इनेक्ट कर देते हैं, साइन इनटू लॉ बाय द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, उस पर जो भी आपकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगी वो साइन करेगी और
वो एक लॉ की एक एक्ट बन जाएगा। अच्छा जी, फिर इम्प्लीमेंटेशन, जब वो एक्ट बन जाएगा तो वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, वो पुलिस फौज के हवाले किया जाएगा, जनाब ये हमने लॉ बना लिया, अब आज के बाद आपने इस पर इम्प्लीमेंटेशन एनफोर्स बाय रेलेवेंट अथॉरिटीज। ठीक, मोस्ट वर्ल्ड लीगल सिस्टम्स शेयर फाउंडेशनल फीचर्स सच एज कोडिफाइड लॉ। अब उसने ये बताया, सवाल ये था कि वो कौन कौन से हैं जो ये कॉमन है जिनमें, तो ये शेयर करते हैं, इनमें ये कॉमन है, कोडिफाइड लॉज भी होते हैं तमाम लीगल सिस्टम, मोस्ट लीगल सिस्टम। जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं उनमें, अदालतें हैं तो उसकी इंटरप्रिटेशन है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स, पुलिस है, फौज है, वो भी तमाम के पास होते हैं। ठीक, एंड राइट्स प्रोटेक्शंस, तमाम लोग अपने अपने लोगों की राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। दो दे डिफर इन स्ट्रक्चर एंड एम्फेसिस, हाँ उनका ढांचा डिफरेंट हो सकता है, उनका मैकेनिज्म डिफरेंट जरूर हो सकता है, लेकिन बेसिकली चीजें यही हैं जो आपके सामने रखी। वो दुनिया का कोई भी लीगल सिस्टम आप तकरीबन उठा कर देखिए। क्लियर हो गया? गुड, ज्यादा तो नहीं हो गया? मेल्स की तरफ से नहीं की आवाज नहीं आई, इतनी फीमेल्स की तरफ से आई, बस थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया। फिर आप ना इस क्लास का जो है वो बेनिफिट हमें ये है कि ये रिकॉर्डिंग आप फिर बाद में भी देख सकें। ठीक है, अगर किसी का जहन इतना थक चुका है ना कि अब समझ नहीं आ रही, तो फिर इसी पॉइंट से आगे वो रिकॉर्डिंग लगा लेगा। ठीक है, तो वो देख लेगा, चाहे आज रिकॉर्ड ही ना हो, जितनी हम उसकी बातें कर रहे हैं। हो रहा है? अच्छा चलो, कोडिफिकेशन ऑफ लॉज। अच्छा, अब उसने मेन मेन बातें आपको इस ऊपर वाली बात में बता दी, अब आगे वो इसी को इंटरप्रेट कर रहा है, कोई उसकी कोडिफाई कर लेते हैं, तमाम लीगल सिस्टम्स अपने लॉज को लिख लेते हैं सेक्शन वाइज, यहाँ ये बात होगी, यहाँ ये बात होगी, ये क्राइम है, उसकी सजा ये है, जैसे आपकी पीपीसी है। अच्छा जी, सिविल लॉ सिस्टम्स जैसा कि फ्रांस, जर्मनी, जापान रिलाई हेविली ऑन कंप्रीहेंसिव लीगल कोड्स दैट कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ। इन मुल्कों ने अपने कोड्स बना लिए और उसमें सारे लॉज डाल दिए। क्रिमिनल, सिविल, कमर्शियल एटसेट्रा सारी बातें उन्होंने लिखकर कोड्स की शक्ल में डाल दी। फिर कॉमन लॉ में कोडिफिकेशन कैसे, जैसा कि यूके, यूएस, इंडिया ऑल्सो हैव स्टैट्यूट्स, उन्होंने भी अपने स्टैट्यूट्स वो लॉज बना जरूर लिए, बट प्लेस ग्रेटर एम्फेसिस ऑन जुडिशियल डिसीजन देन प्रेसिडेंट्स। हाँ, लेकिन वो ये करते हैं कि बना तो लिए, लेकिन यार ये अदालतें इसको कैसे फैसले कर रही हैं वो दिखा करो। ठीक है, तो वो कॉमन लॉ की तरफ उनकी टेंडेंसी ज्यादा हो गई। ठीक, अच्छा, इवन रिलीजियस एंड कस्टमरी सिस्टम्स ऑफन कोडिफाइड रूल्स, जैसे आपने कुरान और सुन्नत की बेस पर भी जो बनाया, फॉर एग्जांपल आपने हुदूद ऑर्डिनेंस 1979 बना लिए, उसमें भी जो डेफिनेशंस और सजाएं और वो सारी चीजें आपने लिख ली, वो भी कोडिफाई करती है। ठीक है, किसी न किसी हद तक रिटन फॉर्म ऑफ कंसिस्टेंसी एंड रेफरेंस आप तहरीर हम इस वजह से करते हैं कि वो यकसानियत बाकी रहे, उसमें सब लोगों को यकसा मिले और उसी लाइन पर आए और उसी तरह से उसके फैसले कर दिए जाए। ठीक, अच्छा जी, फिर जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस भी जो कि हमने देखा कि तमाम मुल्कों में मौजूद हैं, उसके हवाले से वो ये बताता है कि ऑल सिस्टम्स हैव कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स टू इंटरप्रेट एंड अप्लाई लॉज, अदालतें सभी के पास कि वो इंटरप्रेट करें और अप्लाई करें। These range from local courts to supreme और कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, छोटी अदालतें भी हैं और बड़ी और कॉन्स्टिट्यूशन की अदालतें भी, कॉन्स्टिट्यूशन की अदालतें भी मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल, वो जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट्स पढ़ी थी पिछली क्लास में, जब आप वो देखेंगे ना तो वो भी आपको समझ आ जाएगी। जजेस में भी अपॉइंटेड, उनमें फिर जज जो हैं वो या तो अपॉइंट किए जा सकते हैं, इलेक्टेड, कुछ लोग इलेक्ट करते हैं वोट्स के जरिए, जैसे आप करते हैं जजेस को, और रिलीजियस स्कॉलर्स हो सकते हैं उसमें एज जजेस, जैसे आपकी फेडरल शरीयत कोर्ट में रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम। वो ये बात इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपना जज कैसे रख रहे हैं, कि आप सिस्टम कौन सा फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपना जज रख लेते हैं। फिर लीगल प्रोसीजर्स,
मोस्ट सिस्टम्स फॉलो स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर्स, एक ख़ास निज़ाम प्रोसीजर के, जैसा कि प्रोसीजरल लॉ आपके पास CRPCM क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यहाँ पर बुक में पड़ी हुई होगी, वो प्रोसीजरल लॉ है कि किस तरह से एक बंदे पर आपने इल्ज़ाम लगा दिया, फॉर एग्जांपल कि उसने आपको ज़र्ब दी, उसने कोई ऑफेंस कमिट किया, चोरी की, डाका किया या जो भी किया, तो उस पर एलिगेशन सबसे पहले तो ये आपने लगाया, फिर उसकी FIR हुई, फिर वो अदालत में पेश हुआ, आपने अपने गवाह दिए कि जनाब इसके सामने इसने मेरे साथ ये ज्यादती की थी या चोरी की थी या इस वजह से इसके पास से मेरा माल बरामद हुआ। फिर आपने उसको सफाई का मौका दिया, फिर जो आपके पास प्रूफ्स थे वो पेश किए, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है या कुछ ऐसा है वो अदालत में पेश किया, और उसके बाद उसे सजा होगी। ये नहीं है कि हमने किसी पर इल्जाम लगा दिया और उसे लटका दिया जाए। नो, एक्यूज्ड इज अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है कि एक्यूज्ड को भी सफाई का मौका। इस तरह के प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए जाएंगे ताकि ज्यादती ना होने पाए, ठीक, किसी के साथ। अच्छा, फिर ये होगा कि एडवर्सेरियल सिस्टम्स जो कि कॉमन लॉ है, put two parties against each other with a neutral judge। जैसा एडवर्सेरियल सिस्टम में ये होता है कि दो पार्टीज को एक दूसरे के साथ खड़ा कर दिया जाता है। हाँ भाई बताओ, पता चल जाएगा कि आपने कौन सच्चा कौन झूठा। इसको कहते हैं एडवर्सेरियल सिस्टम। जब अब जज उसमें खामोश बैठा हुआ है और ऑब्जर्व कर रहा है, हाँ किसने क्या बताया, किसने क्या बताया। इंक्विजिटोरियल सिस्टम में, सिविल लॉ में होता है इंक्विजिटोरियल सिस्टम, इन्वॉल्व जजेस एक्टिवली इन्वेस्टिगेटिंग द केस। जज पूछता है, हाँ भाई बताओ क्या हुआ था, हाँ भाई आप बताओ आपके साथ क्या हुआ था, आपने क्या देखा। वो खुद इंक्विजिटोरियल कैपेसिटी में चला जाता है जज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि चौथी बात, रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। जी ठीक है जी, या स्टिल करें या जो भी उसको करना है आपने जी।